हाँ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कर रहे थे हम लोग। बहुत सारे केसेस देखे हमने कि किस केस में क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। राइट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1/4/2001। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट से हमारे पास CII अवेलेबल है। अब ये है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग आपको क्या समझना है कि अगर कोई भी एसेट इस डेट से पहले एक्वायर की गई है, यहां पर एक्वायर की गई है, बिफोर 1/4/2001, तो जी एसएससी के पास ऑप्शन है कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एसएससी चाहे तो एक्चुअल कंसीडर करे या फिर इस डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो कंसीडर करे। ठीक है, दिस एक्चुअल कॉस्ट और द फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001, एसएससी के पास ऑप्शन है। राइट। मतलब जो भी एसेट एसएससी 1/4/2001 या उसके बाद एक्वायर करेगा, यहां पर एक्वायर करेगा, तो एसएससी को एक्चुअल कॉस्ट लेनी है। लेकिन अगर कोई भी एसेट एसएससी इससे पहले एक्वायर कर रहा है तो एसएससी के पास ऑप्शन है कि एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करे या फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करे। राइट। देखिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज़्यादा होगी कैपिटल गेन उतना कम होगा। मान के चलिए कि मैंने कोई एसेट 10 लाख रुपए की सेल करी है, तो जी सेल प्राइस, अगर मैंने वो एसेट एक्वायर करी थी 5 लाख की, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ, 5 लाख। लेकिन अगर मैंने वो एसेट एक्वायर करी थी 7 लाख की, तो मुझे कैपिटल गेन कितना हुआ, 3 लाख। राइट। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितनी ज़्यादा होगी कैपिटल गेन उतना कम होगा। तो अगर कोई एसेट एसएससी ने 1/4/2001 से पहले एक्वायर करी है तो एसएससी एक्चुअल कॉस्ट भी ले सकता है या फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन, इस डेट पर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो भी कंसीडर कर सकता है। दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकता है, विच इज़ मोर फेवरेबल टू द एसएससी। ठीक है। मान के चलो अगर मैंने कोई एसेट 1999 में एक्वायर करी थी, जब एक्वायर करी थी उस एसेट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 5 लाख, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 थी 7 लाख। तो मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है कि मैं 7 लाख कंसीडर करूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना कम कैपिटल गेन। राइट। हाँ जी, वेयर एन एसएससी एक्वायर्ड एनी कैपिटल एसेट बिफोर 1/4/2001 either by any mode specified under section 49(1) और otherwise। तो सेक्शन 49(1) याद है ना, जहाँ गिफ्ट में कोई एसेट मिल रही है प्रीवियस ओनर से, या एचयूएफ का डिवीजन हुआ है तो उसमें कोई एसेट मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो सेक्शन 49(1). राइट। तो कहते हैं यहाँ पर अगर इस लाइन को कंसिडर ना भी करो, यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है चाहे फ्री में मिली या एक्वायर करिए पैसों में, ही हैज द ऑप्शन टू टेक either actual cost of acquisition by the assessee or previous owner as the case may be, or the fair market value as on 1/4/2001। तो कुल मिला के एसएससी के पास ऑप्शन है कि एसएससी चाहे तो एक्चुअल कॉस्ट ले सकता है, चाहे तो फेयर मार्केट वैल्यू ले सकता है एज ऑन 1/4/2001। राइट। विच इज मोर फेवरेबल टू द एसएससी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएगा कि एसेट एक्वायर की गई थी बिफोर 1/4/2001 या फिर ऑन और आफ्टर 1/4/2001। ठीक है। क्योंकि अगर एसेट एक्वायर की गई है 1/4/2001 को या उसके बाद, तो सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ली जाएगी। लेकिन अगर इससे पहले एक्वायर की गई है
तो एसएससी के पास ऑप्शन है एक्चुअल कॉस्ट कंसीडर करे या फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर करे एज ऑन 1/4/2001. दिस ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, टेनेंसी राइट, रूट परमिट और राइट टू मैन्युफैक्चर गुड्स वेदर सेल्फ जनरेटेड और परचेज. तो ये एक्सेप्शन याद रखिएगा कि ये जो ऑप्शन है ये इन केसेस में अवेलेबल नहीं है. डेप्रिशिएबल एसेट्स के केस में अवेलेबल नहीं है, गुडविल है, ब्रांड नेम है, ट्रेडमार्क है, टेनेंसी राइट है, रूट परमिट है, राइट टू मैन्युफैक्चर गुड्स है. इन केसेस के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. राइट, आ जाइए जी. तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम क्या होगा जी? कहता है इन सारे केसेस के अंदर in case the cost of acquisition of such asset by the assessee by purchase from the previous year owner, जहां पर assessee ने asset purchase की है तो cost of acquisition means the amount of the purchase price. ठीक है, जहां पर assessee के पास ये asset आई है previous owner से free of cost, गिफ्ट में, inheritance में या फिर partition of HUF हुआ तो उसमें, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या मानी जाएगी? कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर इफ प्रीवियस ओनर हैज पेड फॉर इट, अदरवाइज नील. और सेल्फ जनरेटेड के केस में नील. ठीक है ना जी. तो बड़ी सिंपल सी चीज कही, कहता है जी ये देखिए कि इन एसेट को परचेज किया है, जैसे गुडविल है, गुडविल परचेज की है या फिर सेल्फ जनरेटेड है या फिर कवर्ड अंडर सेक्शन 49(1) है, जो केसेस सेक्शन 49(1) में दिए हुए हैं. राइट, कहता है परचेज्ड की है तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक्चुअल कॉस्ट, परचेज प्राइस. कहता है यहां पर है तो ये देखिए कि प्रीवियस ओनर ने परचेज की थी या उसे भी फ्री में मिली थी. तो जी अगर प्रीवियस ओनर ने परचेज की थी तो उस केस में कहता है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, कॉस्ट टू द भैया आपको तो प्रीवियस ओनर से फ्री में मिली है. अगर प्रीवियस ओनर ने परचेज की थी तो कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर. अगर प्रीवियस ओनर को भी फ्री में मिली थी if previous owner had not purchased, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ना आपकी जेब से कुछ गया ना प्रीवियस ओनर की जेब से कुछ गया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कहता है सेल्फ जनरेटेड है तो हमेशा ही नील कंसीडर की जाएगी. आप ये नहीं कह सकते कि जी मैंने तो गुडविल बनाने में इतनी एडवर्टीजमेंट करी, इतना खर्चा किया. कहता है कुछ भी है, अगर सेल्फ जनरेटेड है, किसी और से परचेज नहीं कर रखी, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शैल बी नील. किन केसेस के अंदर? गुडविल, ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, right to manufacture, produce or process any article or thing, right to carry on any business or profession, tenancy right, state or stage carriage permits या फिर लूमार्स. राइट, लूमार्स का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था, जिस तरह टेक्सटाइल की फैक्ट्री होती थी तो वहाँ पर ना टाइम डिवाइड हो जाता था कि 8 घंटे मैं मैन्युफैक्चरिंग करूँगा, 8 घंटे तू मैन्युफैक्चरिंग करियो. तो जितना टाइम मिला है मैन्युफैक्चरिंग करने का उसे लूमार्स बोलते थे, राइट टू प्रोड्यूस. राइट, तो इन सारे राइट्स के केस में, इन सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकता हूँ मैं के केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल है. फर्दर हम ऊपर पढ़ चुके हैं. ये जो ऑप्शन वाला सिनेरियो है कि 1/4/2001 से पहले लिए या बाद में लिया, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. ठीक है जी. फिर हमारे पास आता है राइट इश्यूर बोनस इश्यू का केस. आ जाओ जी, बोनस इश्यू. मान के चलिए मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं. ठीक है, और कंपनी ने 1:1 का बोनस दिया है.
मतलब 100 शेयर्स के ऊपर मुझे बोनस 100 शेयर्स का मिला है। तो ये तो ओरिजिनल, और ये कहता है ओरिजिनल शेयर के केस में तो आपने परचेज किया होगा, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? परचेज प्राइस। लेकिन बोनस शेयर्स के केस में आपकी जेब से क्या गया? कुछ भी नहीं। बोनस शेयर्स के केस में आपकी जेब से क्या गया? नील। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? नील। लेकिन कहता है बोनस शेयर्स के केस में ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर बिफोर 1/4/2001 बोनस शेयर्स एक्वायर करे थे, तो उस केस में एसएससी में ऑप्ट फेयर मार्केट वैल्यू। मतलब जेब से कुछ नहीं गया, फिर भी फेयर मार्केट वैल्यू को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है। अगर आफ्टर ऑन और आफ्टर 1/4/2001 है, तो उस केस में तो ये जो हमारे पास ऑप्शन थी ना, दिस ऑप्शन, दिस इज अवेलेबल इन केस ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है जी। आ जाइए जी, राइट इशू की बात करते हैं। राइट इशू का मतलब क्या होता है कि जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही शेयर्स ऑफर कर रही है, तो राइट इशू। राइट। तो मान के चलते हैं मेरे पास किसी कंपनी के 100 शेयर्स थे और कंपनी 1:1 का राइट इशू लेके आई है, मतलब कंपनी ने मुझे 100 शेयर्स और ऑफर करे हैं। ठीक है। कंपनी ने मुझे ऑफर दिया है कि मैं चाहूं तो कंपनी के 100 शेयर्स और सब्सक्राइब कर सकता हूं राइट इशू में। ठीक है। मान के चलते हैं आज की डेट में मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की है 50 रुपीज या 500 रुपीज, लेकिन कंपनी ने जो ऑफर दिया है, ऑफर प्राइस, वो है 450। मतलब कंपनी जो मुझे शेयर्स ऑफर कर रही है वो मार्केट प्राइस से, मार्केट वैल्यू से कम पर ऑफर कर रही है, क्योंकि मैं कंपनी का एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ। तो ये कह सकते हैं कि भैया प्रिविलेज दिया है कंपनी ने, कि क्योंकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगर शेयर परचेज कर रहा है कंपनी के, सब्सक्राइब कर रहा है, तो उसे कंपनी ने मार्केट वैल्यू से कम पर ऑफर दिया है। ठीक है जी। अब जी ये 100 शेयर्स लेने के लिए पर शेयर मुझे कितना पे करना है? 450। 100 शेयर्स लेने के लिए कितना पे करना है? तो जी मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये शेयर्स खुद भी ले सकता हूं, अगर मेरे पास इतने पैसे इन्वेस्ट करने को नहीं है। देखो बेनिफिट तो सीधा सीधा है ना, मैं एक चीज जो मार्केट में कितने रुपए की अवेलेबल है, 50,000 रुपीज की, वो चीज मुझे कितने में मिल रही है? 45,000 रुपीज में। तो मेरे पास तो सीधी सीधी ऑप्शन अवेलेबल है, मतलब यहाँ पर मेरे को 5,000 का क्या है? बेनिफिट। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि मेरे पास पैसे हो सकता है मेरे पास पैसे ही ना हो 45,000 रुपीज इन्वेस्ट करने के लिए। तो मैं ये शेयर्स खुद भी सब्सक्राइब कर सकता हूँ अगर मेरे पास पैसे है तो, या मैं अपना जो ये राइट है, राइट टू सब्सक्राइब, ये मैं किसी और को भी दे सकता हूँ। तो मान के चलिए कि अगर मैं ये शेयर्स खुद सब्सक्राइब कर रहा हूँ, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं ये शेयर्स किसी और को राइट दे रहा हूँ सब्सक्राइब करने का राइट, लेट्स से मिस्टर बी को,
तो मैं मिस्टर बी को कहूँगा देखो भैया मार्केट वैल्यू 500 रुपये है, लेकिन कंपनी से आपको ये शेयर मिल सकता है 450 का। ये राइट मेरे पास है, लेकिन मैं अपना राइट आपको रिनाउंस कर रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, राइट। तो जी आप मतलब सिर्फ आपको प्रॉफिट हो, ये तो ठीक नहीं है ना। आपको 50 रुपीज़ पर शेयर का प्रॉफिट है। तो जी आप एक काम कीजिए, 25 रुपये पर शेयर मुझे दे दीजिए और 25 रुपये पर शेयर अपने पास रखिए प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर मैंने अपना ये राइट मिस्टर बी को कितने में बेच दिया, 25 रुपीज़ पर शेयर में सेल कर दिया। ठीक है। अब मिस्टर बी 25 रुपीज़ तो मुझे दे रहे हैं पर शेयर, और 450 रुपीज़ कंपनी को देंगे पर शेयर। तो इनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई, मिस्टर बी के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई, 475, क्योंकि 25 रुपीज़ पर शेयर तो उन्होंने मुझे दिया, मैंने उनको अपना राइट दिया था, और 450 रुपये कंपनी को देने पड़ेंगे पर शेयर। तो पर शेयर उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गई, क्लियर है। अब जी जो ये मिस्टर बी ने 25 रुपये मुझे दिए, किस नाम के दिए, कि मैंने अपना राइट मिस्टर बी को दिया था, राइट। तो ये क्या है, कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म। भाई विद इन 30 डेज तो ये सारा काम पूरा ही हो जाता है, तो विद इन 30 डेज में तो किस में आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। तो जी ये मेरा 25 रुपये पर शेयर क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है जी। तो वही सारी चीजें यहां पर आपको समझा रखी है। आइए जी, according to section 55(3), where the cost for which the previous owner acquired the property cannot be ascertained, जहां पर हम ये असर्टेन नहीं कर सकते कि प्रीवियस ओनर ने वो प्रॉपर्टी कितने में एक्वायर करी थी, तो कहता है उस केस में वी शैल टेक द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑन विच द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रीवियस ओनर। ठीक है। तो जहां पर ये क्लियर है कि प्रीवियस ओनर ने प्रॉपर्टी एक्वायर करी थी, एसेट एक्वायर करी थी, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा कि कितने रुपए में एक्वायर करी थी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो कहता है जिस डेट पर प्रीवियस ओनर ने एसेट एक्वायर करी थी, उस डेट पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी एसेट की, वही प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर की जाएगी। तो आई थिंक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो बड़ा क्लियर है। अब आ जाइए जी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। हाँ जी, अगेन देखो हो सकता है आपने एसेट एक्वायर करी हो इस डेट से पहले। यहां पर कहता है अगर इस टाइम पर बिफोर 1/4/2001 कोई भी इंप्रूवमेंट करी है तो इग्नोर इट। इग्नोर कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर, किसी ने भी करी हो इंप्रूवमेंट, प्रीवियस ओनर ने करी हो, आपने करी हो, किसी ने भी इंप्रूवमेंट करी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर इट। तो जी कौन सी इंप्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी, कहता है जो इंप्रूवमेंट ऑन और आफ्टर। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट सिर्फ कौन सी कंसीडर की जाएगी, कहता है ऑन और आफ्टर। ठीक है जी। तो बड़ा क्लियर कट सा कहा, कहता है जी देखिए गुडविल है या राइट टू मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूस प्रोसेस ऑफ एनी आर्टिकल, राइट। इन केसेस में तो गुड मतलब कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, नील। इन केसेस में कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, नील। हाँ, इनको छोड़कर अगर बाकी एसेट्स की बात करें, कैपिटल एसेट्स की बात करें, तो ये देखना है कि एसेट कब एक्वायर की गई थी। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 1/4/2001 से पहले की इग्नोर करनी है, क्लियर कट लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ एनी इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी कंप्लीटली इग्नोर्ड इन एवरी केस, चाहे आपने प्रीवियस ओनर से परचेज किया था या आपके पास प्रीवियस ओनर से सेक्शन 49(1) के किसी भी केस में आई थी प्रॉपर्टी,
या फ्री में आई थी, जो मर्जी है, कोई भी इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड, मतलब उस इम्प्रूवमेंट की कॉस्ट कंसिडर नहीं की जाएगी। तो वेयर द कैपिटल एसेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ प्रीवियस ओनर और एसएससी बिफोर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2001, cost of improvement means all the expenditure of capital nature incurred in making any addition or alteration to the capital asset on or after the 1/4/2001 by the previous owner or SSC, मतलब बिफोर 1/4/2001 तो कंसीडर ही नहीं करनी। Where the capital asset becomes the property of the SSC by any mode specified in 49(1), तो जी आपके पास तो फ्री में आई, जैसे मान के चलो मेरे फादर से मुझे प्रॉपर्टी मिली, तो मुझे तो फ्री में मिली, राइट। तो जो मैंने इम्प्रूवमेंट करी है यहाँ पर इस ड्यूरेशन में, वो कॉस्ट भी कंसीडर की जाएगी, और जो इम्प्रूवमेंट मेरे फादर ने करी थी वो कॉस्ट भी कंसीडर की जाएगी, राइट। तो ऑल एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर इनकर्ड इन मेकिंग एनी एडिशन और अल्टरेशन टू द कैपिटल एसेट बाय द प्रीवियस ओनर, तो प्रीवियस ओनर ने, मेरे फादर ने जो इम्प्रूवमेंट करी थी वो भी कंसीडर की जाएगी, मैंने जो इम्प्रूवमेंट करी है वो भी कंसीडर की जाएगी। लेकिन बस इतना याद रखिएगा कि 1/4/2001 को या उसके बाद वाली इंप्रूवमेंट कंसीडर की जाएगी, उससे पहले वाली इंप्रूवमेंट किसी भी केस में कंसीडर नहीं की जाएगी, ठीक है। इन ऑल अदर केसेस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। इतना याद रखिएगा, अगर आपने किसी भी एसेट पर कोई भी खर्चा किया है, चाहे वो फॉर इम्प्रूविंग दैट एसेट किया है या किसी भी वे में किया है, और आपने उस खर्चे का डिडक्शन ले लिया है किसी भी हेड के अंदर, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, किसी भी हेड के अंदर अगर उस खर्चे का डिडक्शन ले लिया है तो फिर वो कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आप उसका डिडक्शन ले चुके हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बड़ा सिंपल सा था। आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में दोबारा बता देता हूँ, आपको क्या दिमाग में रखना है कि भैया इम्प्रूवमेंट कब हुई है, कहता है जी बिफोर 1/4/2001 इग्नोर, कहता है जी आफ्टर 1/4/2001 कंसिडर whether by the assessee or the previous owner, किसी ने भी किया कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही कंसीडर करनी है, whether by और प्रीवियस ओनर, ठीक है जी। भैया आपको फ्री में मिली है तो प्रीवियस ओनर ने जो खर्चा किया वो कंसीडर किया जाएगा, आपने परचेज करी है तो आपने जो खर्चा किया वो कंसीडर किया जाएगा, राइट। आ जाइए जी। अब जी मैंने ऊपर आपको एक टेबल दिखाई थी, दोबारा दिखा देता हूँ, जब हमने कहा था कि कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन बड़ी आसान है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहे हैं तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन टू ट्रांसफर, फिर जी लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो मान के चलो जी 50 लाख रुपए मुझे मिले, 2 लाख रुपए मेरा खर्चा हुआ बेचने का, मैंने ये एसेट 20 लाख में एक्वायर करी थी, 10 लाख रुपए की इम्प्रूवमेंट करी थी, तो कुल मिलाकर ये 32 लाख रुपए का मेरा खर्चा हो गया। तो जी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ, 18 लाख। फिर देखिए जी इन सेक्शन में कोई एग्जम्पशन अवेलेबल है या नहीं है, अगर एग्जम्पशन अवेलेबल है तो वो डिडक्ट कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विच इज टैक्सेबल, ठीक। लॉन्ग टर्म के केस में मैंने कहा था जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट की इंडेक्सेशन अलाउड है। इंडेक्सेशन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, देखो मान के चलिए मैंने 2002-3 में एक हाउस परचेज किया था 10 लाख रुपीस का, और उस हाउस को मैंने सेल किया 2018-19 में, कितने का, 1 करोड़ रुपीस का, ठीक है जी। इनकम टैक्स वाले आए मेरे पास,
लाओ जी, आपको तो कैपिटल गेन हुआ है, टैक्स दीजिए। कितने का कैपिटल गेन हुआ है? कहते हैं जी 90 लाख का। आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 10 लाख रुपए और आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है 1 करोड़ रुपए। तो लाओ जी 90 लाख रुपए का कैपिटल गेन हुआ है, इसके ऊपर टैक्स दीजिए। मैंने इनकम टैक्स वालों को बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया 2023 में जो घर 10 लाख का मिल रहा था, क्या वो घर आज भी उतने ही रुपए का मिल रहा है? मैंने कहा जो वैल्यू 10 लाख रुपए की थी 2023 में, क्या 10 लाख रुपए की आज भी उतनी ही वैल्यू है? भैया इन्फ्लेशन तो कंसीडर कीजिए। जो सामान मैं आज 100 रुपए का खरीद सकता हूँ, वही सामान अगले साल 106 का खरीद पाऊंगा, वही सामान अगले साल 112 का खरीद पाऊंगा। तो भैया 100 रुपए की वैल्यू क्या 100 रुपए ही रही? अगर 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं रही तो मुझे ये 90 लाख का कैपिटल गेन कैसे हो गया? मैंने इनकम टैक्स वालों को बड़ी सिंपल सी बात कही कि भैया ये फाइंड आउट कीजिए कि इस 10 लाख की आज की डेट में क्या वैल्यू है। अगर इस 10 लाख की आज की डेट में वैल्यू आती है 50 लाख रुपए, तो मुझे एक्चुअल में कैपिटल गेन कितने का हुआ? 50 लाख का, ना कि 90 लाख का। मैं कहा ये 90 लाख क्यों कंसीडर कर रहे हो? इन्फ्लेशन भी तो कंसीडर कीजिए ना। अगर उस 10 लाख की वैल्यू आज की डेट में 50 लाख है और मुझे मिले हैं 1 करोड़ आज की डेट में, तो मुझे आज की डेट में कैपिटल गेन कितना हुआ? 50 लाख का, ना कि 90 लाख का। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंडेक्सेशन। ठीक है जी। हाँ जी, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मीन्स एन अमाउंट विच बियर्स टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रपोर्शन एज, ये छोड़ो आप। तो जी गवर्नमेंट ने हमें कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया। गवर्नमेंट ने कहा हम बेस ईयर लेके चल रहे हैं 2012, बेस ईयर क्या है 2012, और मान के चल रहे हैं कि उस वक्त जो चीज़ 100 रुपए की थी, 100 रुपए की जो वैल्यू थी 2023 में 105 रुपए की हो गई। मतलब 2012 में जो चीज़ 100 रुपए की मिलती थी 2023 में कितने की मिलेगी? 105 की। 2003-4 में कितने की मिलेगी? 109 की। इसी तरह करते करते 2018-19 में कितने की मिलेगी? 280 की। कितने की मिलेगी? 280 की। तो मैंने कहा ठीक है जी 280 की मिलेगी डिवाइडेड बाय, मैंने कब परचेज किया था अपने एग्जाम्पल में? मैंने परचेज किया था 23, और 23 में वो चीज़ कितने की मिल रही थी? 105 की। तो जी डिवाइडेड बाय 105 इंटू में 10 लाख। तो ये आएगी ना मेरे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। निकाल के देखें। 280 इंटू में 10 लाख डिवाइडेड बाय, तो जो उस 10 लाख की वैल्यू क्या आई? 26 लाख 66,666, यही वैल्यू आई ना। तो इस तरह से हमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को इंडेक्स करना है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। और ये जो ऑप्शन अवेलेबल है दैट इज अवेलेबल ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये ऑप्शन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब विद इन 3 ईयर्स, सेल परचेज कितने टाइम में हो गई? विद इन 3 ईयर्स। होल्डिंग पीरियड कितना रहा? सिर्फ 3 साल। कहता 3 साल में इतना फर्क नहीं पड़ता कि उसको इंडेक्स करना पड़े, लेकिन 3 साल से ज़्यादा स्पैन की बात करें तो कहता भैया बहुत फर्क पड़ता है, तो इंडेक्सेशन इज अलाउड। ठीक है।
तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में वी हैव टू इंडेक्स द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। तो ऊपर क्या लेने वाले हैं, CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया 280, क्योंकि हमने एग्जांपल क्या लिया था कि किस ईयर में सेल करी है, 18-19 में। नीचे क्या लेने वाले हैं हम, ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय द SSC, और अगर 49(1) में कवर हो रहा है तो बाय द प्रीवियस ओनर, राइट। तो ये आ गया हमारे पास, या फिर CII ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2001-2, विच एवर इज लेटर। क्लियर कट लिखा हुआ है, ये या ये, विच एवर इज लेटर। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने एसेट एक्वायर करी है बिफोर 1/4/2001, तो जी इससे पहले का तो हमारे पास CII अवेलेबल ही नहीं है। कब का CII अवेलेबल है हमारे पास, 2001-2 से, 2001-2 से। तो अगर मैंने एसेट एक्वायर करी है बिफोर 1/4/2001, तो कहता है जी नो CII इज अवेलेबल। तो उस केस में कंसीडर CII ऑफ 2001-2। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर एसेट एक्वायर करिए बिफोर 1/4/2001 तो नो CII इज अवेलेबल, तो उस केस में कंसीडर CII ऑफ 2001-2। इफ एसेट इज एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर, तो उस केस में CII इज अवेलेबल। तो यहां पर कंसिडर CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन बाय द SSC, अगर SSC ने परचेज किए तो, या बाय द प्रीवियस ओनर, अगर SSC को प्रीवियस ओनर से उस मोड में मिली है जो सेक्शन 41 और 49 सब सेक्शन 1 में स्पेसिफाइड है, गिफ्ट में, इनहेरिटेंस में, लाइक दैट। ठीक है जी। तो बड़ा सिंपल सा है कंसेप्ट, दिमाग में रखिएगा। इन केसेस के अंदर इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, तो ये केसेस दिमाग में रखिएगा। ट्रांसफर ऑफ बॉन्ड्स और डिबेंचर्स, तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड, बट कहता है गवर्नमेंट जो कैपिटल इंडेक्स्ड बॉन्ड इशू करती है, या गवर्नमेंट ने जो सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स इशू करे हैं, उस केस में इंडेक्सेशन अलाउड है। इन दोनों को छोड़कर नॉर्मल बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के बॉन्ड्स है, डिबेंचर्स है, इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स एक्वायर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट इन फॉरेन करेंसी इन एन इंडियन कंपनी, तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडियन कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं फॉरेन करेंसी में, तो उस केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग और डिवीजन इन लमसम मतलब स्लम सेल, तो स्लम सेल क्या होता है, जहां पर हम पूरी की पूरी यूनिट सामने वाले को दे रहे हैं। भाई मेरी एक यूनिट है जिसके अंदर एसेट्स भी है, मशीनरीज भी है, सब कुछ है। मैं सामने वाले को एक एक एसेट ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ भैया पूरे का रेट लगा, जो कुछ भी है उसका लमसम रेट लगा कितने का। तो जहां पर हम लमसम पूरी की पूरी यूनिट दे रहे हैं सामने वाले को, तो उस केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। स्लम सेल के केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है जी। फिर ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ यूटीआई या म्यूचुअल फंड्स परचेज्ड इन फॉरेन बाय ओवरसीज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम ऑफशोर फंड्स भी बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ GDRs या बॉन्ड्स ऑफ एन इंडियन कंपनी और शेयर्स और बॉन्ड्स ऑफ द पब्लिक सेक्टर कंपनी सोल्ड बाय द गवर्नमेंट
एंड परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय अ नॉन रेजिडेंट। तो नॉन रेजिडेंट जो शेयर्स परचेज कर रहे हैं, जो बॉन्ड्स परचेज कर रहे हैं, जो जीडीआर परचेज कर रहे हैं इन फॉरेन करेंसी, उस केस में इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ट्रांसफर ऑफ जीडीआर परचेज इन फॉरेन करेंसी बाय द इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया। अब ये नॉन रेजिडेंट की बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, इंडिविजुअल रेजिडेंट इन इंडिया एंड एम्प्लॉय ऑफ एन इंडियन कंपनी। तो मान के चलो मिस्टर जॉन जो यूएस से रहते थे, उनको इंडिया में भेजा गया है किसी प्रोजेक्ट पर, जिस कंपनी में वो काम करते थे उसी कंपनी ने भेजा है उनको किसी प्रोजेक्ट पर इंडिया में, और पिछले 2 साल से वो इंडिया में रह रहे हैं, तो रेजिडेंट इन इंडिया है, राइट। तो अगर उन्होंने जीडीआर परचेज करे हैं इंडियन कंपनी के फॉरेन करेंसी में, तो उस केस में मतलब जीडीआर के केस में उस वाले इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। फिर जी सिक्योरिटीज बाय एफआईआई, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो जी indexation is not allowed. Transfer of foreign exchange asset by the non-resident Indians, transfer of depreciable asset, तो depreciable asset के केस में तो इंडेक्सेशन हो ही नहीं सकती ना। डेप्रिशिएबल एसेट का क्या मतलब है, कहता है हर साल डेप्रिशिएशन प्रोवाइड कर दी जाती है और 1/4 को नई वैल्यू शो की जाती है, रिटन डाउन वैल्यू शो की जाती है। तो डेप्रिशिएबल एसेट तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 साल पुराने होते हैं। भाई जब मैंने एसेट परचेज करी 1 लाख की, अगले साल 10% डेप्रिशिएट कर दिया और मैं वैल्यू क्या दिखा रहा हूँ उसकी, 90,000। तो अब 90,000 ही तो शो करो ना वैल्यू, 1 लाख तो शो नहीं कर रहा। तो क्या मान के चला जाएगा कि भैया एसेट कितनी पुरानी है, अभी तो परचेज करी है जी 90,000 की। तो डेप्रिशिएबल एसेट के केस में तो हमेशा शॉर्ट टर्म ही गेन होता है, शॉर्ट टर्म ही लॉस होता है। तो इंडेक्सेशन तो सिर्फ लॉन्ग टर्म के केस में अलाउड है, राइट। तो इन केसेस के अंदर इंडेक्सेशन अलाउड नहीं है। जैसे हमने कहा कि भैया एक्विजिशन के केस में इंडेक्सेशन अलाउड है, इसी तरह कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के केस में भी इंडेक्सेशन अलाउड है। तो जी CII ऑफ द ईयर इन विच इम्प्रूवमेंट वाज मेड बाय द एसएससी और प्रीवियस ओनर, एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट बिफोर दिस वेदर बाय द एसएससी, वो चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि इम्प्रूवमेंट के केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट हुई है बिफोर 1/4/2001 दैट शैल बी इग्नोर्ड कंप्लीटली। ठीक है जी। तो इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन करके देखें, आप ही की बुक का क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ जी गाइस, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी अकॉर्डिंग टू न्यू फाइनेंशियल ईयर किए जाएंगे, राइट। तो हमने क्लास भी यहाँ से अमेंड कर दी है, और जो आपकी लेटेस्ट ICSI की बुक है, अब उससे दोबारा हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले मैं 2 अपडेशंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो आप इसे नोट कर लीजिए, CII फॉर 2019-20 दैट इज़ 289, जून 2020 के लिए, दिसंबर 2020 के लिए बेसिकली दिस विल बी एप्लीकेबल। 2019-20 का 289 आ गया हमारे पास CII। और उसके अलावा क्योंकि अभी तक जो आप लोगों को नोट्स वगैरह दिए हुए थे वो 2018-19 के अकॉर्डिंग दिए हुए थे, 280 था उसके अंदर CII लास्ट हमने जो नोट्स में अपडेट किया हुआ था। अब यहाँ पर हमारे पास ये अपडेशन एक तो आप नोट कर लीजिए। दूसरा हमने देखा था कि कुछ केसेस के अंदर इंडेक्सेशन इज़ नॉट अलाउड, राइट। उसके अंदर भी आप ये वाला पॉइंट और ऐड कर लीजिए, जो नोट्स में तो हमने अपडेट कर ही दिया है, लेकिन ऑलरेडी जिन्होंने नोट्स प्रिंट आउट करवा रखे हैं तो वो ऐड कर लीजिए इस पॉइंट को। ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स बीइंग द इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और द यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। तो इन केसेस के अंदर भी इक्विटी शेयर इन अ कंपनी, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या फिर यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, तो इन केसेस में भी इंडेक्सेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं आपके क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर न्यू बुक, मतलब जो ये लेटेस्ट बुक अपलोडेड है ICSI की वेबसाइट पर फॉर जून 2020 दिसंबर 2020। आ जाइए जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मिस्टर नागेंद्र कुमार कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड फॉर एन अमाउंट ऑफ NRI 1,25,000 in 2005-06।
तो जी 2005-06 में मिस्टर एनके ने, नागेंद्र कुमार बोलने के बजाय एनके ठीक है, मिस्टर एनके ने अपनी कैपिटल एसेट्स एक्वायर करी, कन्वर्ट करी, राइट। जो उन्होंने एक्वायर करी थी 2005-06 में कितने की, कहता है जी 1,25,000 की। तो एक बार लिखते चलते हैं चीज़ों को ताकि क्लियर रहे। सबसे पहली चीज़ एसेट एक्वायर्ड, इन 2005-06 कितने की एक्वायर की थी, कहता है जी 1,25,000 रुपये की, राइट। आई थिंक यही है, 1,25,000 रुपये की 2005-06 में। कहता है उस एसेट को मिस्टर एन के ने कन्वर्ट कर दिया, किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, स्टॉक इन ट्रेड में। कौन से फाइनेंशियल ईयर में, 2016-17। कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड इन 2016-17, ठीक है। अब जी क्वेश्चन में कायदे से फेयर मार्केट वैल्यू दी होनी चाहिए, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू दी नहीं हुई क्वेश्चन के अंदर। इन्होंने डायरेक्टली क्या बताया, ही देयर आफ्टर सेल्स हिज एसेट फॉर ₹10 लाख इन 2019-20। तो जी प्रीवियस ईयर 2019-20 में भाई साहब ने ये बेच दी, जो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर कन्वर्ट की थी उसे 2019-20 में बेच दिया गया। कितने का, कहता है जी 10 लाख का, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो क्या है कि मिस्टर एन के ने अपनी एसेट को कन्वर्ट किया स्टॉक इन ट्रेड में, मतलब जब उन्होंने परचेज की 2005-06 में, तब वो एसेट क्या थी, कैपिटल एसेट। लेकिन जब उन्होंने कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में, तो जी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि स्टॉक इन ट्रेड तो कैपिटल एसेट है ही नहीं। तो मान के चला जाएगा कि भैया ये 2016-17 में मिस्टर एन के ने अपनी ही एसेट अपने बिजनेस को क्या कर दी, ट्रांसफ़र। अपनी ही एसेट अपने बिजनेस को क्या कर दी, ट्रांसफ़र। अब जी इस केस के अंदर जहां हम अपनी एसेट अपने ही बिजनेस में स्टॉक इन ट्रेड कंसीडर करते हैं, हमने पढ़ा है कि वैल्यू क्या कंसीडर की जाएगी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। फिर जब इस एसेट को एज स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाएगा बिजनेस में, तो जी बेचा गया 2019-20 में, तो ये जो प्रॉफिट होगा जनरेट, यहाँ पर प्रॉफिट जो होगा वो कौन साइड में टैक्सेबल होगा, कहता है जी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेबल होगा वो कौन साइड में होगा, कहता है जी कैपिटल गेन। क्यों, क्योंकि कैपिटल एसेट अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दी, तो एसेट ट्रांसफ़र, कैपिटल एसेट ट्रांसफ़र करने की वजह से जो भी गेन होगा वो कैपिटल गेन। लेकिन जब इसको एज ए स्टॉक इन ट्रेड बेचा जाएगा, तो जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो बिजनेस प्रॉफिट। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जी फेयर मार्केट वैल्यू दी जानी चाहिए थी क्वेश्चन में, पर दी नहीं गई। मैं एक बार ये प्रोविज़न आपको दिखा दूं दोबारा से, ये तो कॉस्ट चल रहा है। Conversion by the owner of capital asset into or to treatment or its treatment by him as stock in trade of a business carried on by the assessee। तो जी वही केस है जो क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे हैं कि जब ओनर अपनी कैपिटल एसेट को एज स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्ट कर देता है, मान के चला जाता है कि भाई मैंने अपनी कैपिटल एसेट अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दी, तो उस केस में वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या मान के चली जाएगी, कहता है जी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ सच कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, ठीक है। तो कायदे से यहाँ पर बताया जाना चाहिए था क्वेश्चन में कि जी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं बताया गया, बट इन्होंने आंसर में बताया कि हम तो फेयर मार्केट वैल्यू क्या मान के चल रहे हैं, 7,50,000, ठीक है जी। तो चलिए
यहाँ पर फेयर मार्केट वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, कहता है जी 7,50,000 मतलब 7.5 लाख। ठीक, आ जाइए जी, अब तो बड़ा सिंपल सा हो गया। हमें पहले क्या निकालना है, कहता है जी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अच्छा कौन से ईयर के अंदर कन्वर्ट हुई है, कहता है जी 2016-17 में। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से अब देख लेते हैं जी, इन्होंने CII क्या है, कहता है जी 264। तो जी देखिए यहाँ पर आपको क्या देखना है, 16-17 में कन्वर्ट की गई है कैपिटल एसेट, राइट। तो 264 ये रहा। परचेज की गई थी 2005-6 में, तो 117 ये रहा। तो उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों ने यहाँ पर इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाल ली है। ठीक है भाई, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी दैट इज 1,25,000 इंटू में 264 अपॉन में 117। तो जी हमारे पास इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या आ गई है, 2,82,051 रुपये। ठीक है जी। फेयर मार्केट वैल्यू ऑलरेडी इन्होंने सिर्फ आंसर में बता रखा है, तो 7,50,000 लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जी कैपिटल गेन अराइज कब हुआ, कहता है इन द फाइनेंशियल ईयर 2016-17, मतलब जिस ईयर में एसेट ट्रांसफ़र की गई थी बिजनेस को। तो कितना हो गया, इतना। यहाँ तक बात ख़त्म, यहाँ तक सिनेरियो ख़त्म। कहता है जी अगर हम बात कर रहे हैं इस सिनेरियो की, तो ये सिनेरियो ख़त्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी आ गई है। हमें पता था जी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है, 7.5 लाख। लो अलग से लिख लेते हैं, उसमें से हमने लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करी, तो हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल गेन। ठीक है, अब जो भी कैपिटल गेन आया, क्या उसके ऊपर टैक्स पे करूं? द आंसर इज नो, अभी नहीं पे करना। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में बिका थोड़ी ना है, कैपिटल एसेट एक्चुअल में बिकी थोड़ी ना है। अभी तो क्या हुआ है, सिर्फ कैपिटल गेन हुआ है। बिक कब रही है एसेट, कहता है 2019-20 में। तो जो कैपिटल गेन हुआ है इसके ऊपर टैक्स कब लिया जाएगा, कहता है जी जिस ईयर में वो एसेट एक्चुअल में मार्केट में बिकेगी। तो कौन से में बिक रही है, 2019-20। तो इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कब लिया जाएगा, कहता है 2019-20 में। कैपिटल गेन कब हो गया, 2016-17 में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक्चुअल में मेरे हाथ में पैसे थोड़ी ना आए हैं। तो डीम्ड है कि मैंने अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो सब कुछ डीम्ड चल रहा है, मेरे हाथ में एक्चुअल में पैसे थोड़ी ना आए हैं। एक्चुअल में जब पैसे आएंगे तब मुझसे इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स ले लिया जाएगा। उसके अलावा कहता है जी हमने माना कि आपने अपने बिजनेस को कितने में सेल करी है एसेट, 7,50,000 में, यही मान के चल रहे हैं हम। फेयर मार्केट वैल्यू 7,50,000 और उतने में ही मैंने अपने बिजनेस को एसेट ट्रांसफ़र करी है। और जी बेची कब गई है वो एसेट, कहता है 2019-20 में। कितने की बेची गई है, कहता है 10 लाख की। तो एक तरह से बिजनेस को पड़ी 7.5 लाख की और बिजनेस ने बेची 10 लाख की, तो 2.5 लाख रुपए क्या हो गया, कहता है जी प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट हो गया, बिजनेस प्रॉफिट। तो जी कायदे से 2019-20 में दो चीज़ें कंसिडर की जाएगी। कहता है एक तो कंसिडर किया जाएगा कैपिटल गेन जो ऑलरेडी हो चुका था 16-17 में, जो ऑलरेडी हो चुका था 16-17 में, लेकिन क्योंकि एसेट एक्चुअली में बिकी है 19-20 में, पैसे मेरे हाथ में आए हैं 19-20 में, तो जी इस कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स कब दिया जाएगा, 19-20 में। दूसरा 19-20 में मुझे और किस चीज़ के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा, कहता है जी बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर, बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर जो कि 2.5 लाख रुपए का हुआ है। तो ये तो कैपिटल गेन वाले हेड में टैक्सेबल होगा और ये PGP वाले हेड में टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो यही चीज़ आपके बुक में दिया हुआ है, देख लीजिएगा। आ जाइए जी, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर श्रीनिवासन परचेजेज 2000 इक्विटी शेयर्स इन ABC लिमिटेड। ठीक है जी, कितने रुपए का परचेज किया, 50 रुपये पर शेयर, और ब्रोकरेज भी दी परचेज करने के नाम का, मतलब एक्सपेंस भी किया 1%। ठीक है, तो कायदे से इन्होंने कितने में एक्वायर किया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो गया कायदे से, कहता है जी 50 रुपये पर शेयर तो एक्चुअल कॉस्ट है, प्लस 1% इन्होंने क्या दिया, कहता है जी ब्रोकरेज दी, तो वो कितना हो जाएगा
50 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, 50 पैसे। ठीक है, तो टोटल मिला के कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी, 50 रुपये 50 पैसे। ये होगी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कितने शेयर्स परचेज करे, कहता है जी 2000। यहाँ तक क्लियर। आ जाइए जी। अच्छा, कौन से ईयर में परचेज करे, कहता है जी फेब 1997। नोट करो नोट करो। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्लियर है ओरिजिनल शेयर्स की। हम किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल शेयर्स की। चलो जी, अब आ जाइए। फिर कहता है इन शेयर्स के बेसिस पर उसे बोनस शेयर्स मिले। ही गेट्स 200 बोनस शेयर्स इन सितंबर 2000। ठीक है, मतलब 1/4/2001 से पहले बोनस शेयर्स मिल चुके थे। कितने मिल चुके थे, 200। फिर जी दोबारा से उसे बोनस शेयर्स मिले, कितने, कहता है 2200। ये कब मिले, सितंबर 2007 में। तो पहले बोनस शेयर्स मिले सितंबर 2000 में, फिर बोनस शेयर्स मिले सितंबर 2007 में। फेयर मार्केट वैल्यू बता रखी है 1 अप्रैल 2001 पर। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख क्या गया, 125 रुपीज़। ठीक है जी, आ जाओ जी। तो बोनस शेयर्स की अगर हम बात करें, ओरिजिनल शेयर्स की बात कर चुके, बोनस शेयर्स की बात करें, कहते हैं 2 बार मिले। पहली बार मिला सितंबर 2000 में। कितने मिले, सिर्फ 200। कितने मिले, 200। वैल्यू क्या है, नील, फ्री में मिले, बोनस शेयर्स है। फिर जी दूसरा मिला सितंबर 2007 में। कितने मिले, कहता है जी 2000 ओरिजिनल शेयर्स थे, 200 बोनस शेयर्स मिले थे, तो 1:1 का बोनस इशू लाया होगा, तो दोबारा से इतने और शेयर्स मिले, बोनस शेयर्स। तो कायदे से इनकी अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन देखी जाए तो इसकी भी कायदे से नील है और इसकी भी कायदे से नील है। ठीक है, आ जाओ जी। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है आगे, कहता है जी इन जनवरी 20 ही सेल्स ऑल द शेयर्स फॉर ₹500 पर शेयर और ब्रोकरेज क्या है, 2%। कहता है जी जितने भी शेयर्स थे, कितने थे शेयर्स, ओरिजिनल थे हमारे पास 2000, फिर जी 200 और मिले बोनस शेयर्स, फिर जी 2200 और मिले बोनस शेयर्स, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए, कहता है जी 4400। टोटल कितने हो गए, 4400। और इन सबको कितने में बेच दिया, कहता है जी 500 रुपये पर शेयर में बेच दिया। लेकिन 500 रुपये पर शेयर के साथ आपको कहता है जी एक्सपेंस करने पड़े, 2% आपको कमीशन देनी पड़ी बेचने के नाम की। ठीक है, तो कायदे से जो पैसा मिला उसमें से 2% कमीशन घटा दूं, उतना तो मुझे जो भी सेलिंग एजेंट है उसको देना पड़ेगा। तो जी 500 का 2% कितना हो गया, 10 रुपीज़। तो लेस 10 रुपीज़ कर दूं, तो कायदे से 490 रुपये ही हाथ में आएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन। ठीक है जी, अब देखना क्या है जी हमें, कहता है जी जो भी हमने एसेट एक्वायर की होती है 1 अप्रैल 2001 से पहले, जो भी एसेट एक्वायर की होती है, मान के चलो यहाँ पर कहीं भी हमने एसेट एक्वायर की है, तो उसके केस में हमारे पास ऑप्शन होता है कि वी कैन कंसीडर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और we can consider the fair market value as on 1/4/2001। ठीक है, तो जो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो एसएससी अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकता है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या थी, कहता है जी ₹50 पर शेयर। ठीक है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या बताई गई, 125 आई थिंक। फेयर मार्केट वैल्यू बताई गई 125 रुपीज़। ठीक है जी, आ जाइए। पर शेयर
तो जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उतना ही कम प्रॉफिट शो करना पड़ेगा, जितना कम प्रॉफिट शो करना पड़ेगा उतना ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो बेनिफिशियल क्या है कि फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर की जाए इंस्टेड ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक, अब जी इस फेयर मार्केट वैल्यू में से आप ये जो बाइंग एक्सपेंस है वो ऐड नहीं कर सकते। अगर आप एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर करते तो जी लोग कहते हैं आप बाइंग एक्सपेंस भी कंसिडर कीजिए और टोटल मिलाकर आप कितना एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसिडर कीजिए, 50 रुपये 50 पैसे। ठीक, लेकिन अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं एज ऑन 1/4/2001 तो उस केस में ये बाइंग एक्सपेंस कंसिडर नहीं कर सकते। आपको सिर्फ कितना कंसिडर करना पड़ेगा, 125 रुपीज़ पर शेयर। पहली चीज़ तो ये क्लियर। तो जी इसका कुछ कुछ ट्रीटमेंट समझ में आ रहा है। एक्चुअल जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है फॉर द पर्पस ऑफ ओरिजिनल शेयर वो हमें इस केस में कितना कंसिडर करना है, कहता है जी 125 रुपीज़ पर शेयर। अब जी बोनस शेयर्स की बात करते हैं। बोनस शेयर्स आ जाओ जी। अब अगेन हमें ये देखना है कि जो बोनस शेयर्स हमें मिले हैं वो 1/4/2001 से पहले मिले हैं या उसके बाद में मिले हैं। जो बोनस शेयर्स हमें पहले मिले हैं, कितने 200 शेयर्स हमें पहले मिल चुके थे सितंबर 2020 में और सितंबर 2000 में मिल चुके थे 200 शेयर्स। तो जी जो पहले मिले हैं उसके केस में अगेन एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001। तो जी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन AC लिख लेते हैं। ठीक, वो कितनी थी, कहता है नील, बोनस शेयर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और जी 1/4/2001 पर जो फेयर मार्केट वैल्यू थी वो कितनी थी, कहता है जी 125 रुपये, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्या कंसीडर करें, कहता है जी 125 कंसीडर करेंगे। जितना ज़्यादा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उतना ही कम प्रॉफिट, उतना ही कम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जी ये भी क्लियर हो गया कि ये जो 200 शेयर्स हैं, ये 200 शेयर्स हैं, इसके लिए भी हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर करेंगे, 125। अब जी जो बोनस शेयर्स मिले आफ्टर 1/4/2001 कितने, कहता है 2200 बोनस शेयर्स मिले हैं आफ्टर 1/4/2001। कब मिले थे, सितंबर 2007 में। तो इसके केस में तो हमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही कंसीडर करना पड़ेगा, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। और वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है एक्चुअल में, नील। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है एक्चुअल में, नील, राइट। प्रोविजंस में एक बार दोबारा से आप लोगों को दिखा देता हूँ बोनस शेयर से रिलेटेड। सेक्शन 55 में सबसेक्शन 2 क्लोज ए, तो वहाँ पर देखिए बोनस शेयर से रिलेटेड प्रोविजंस हम पढ़ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ बोनस इशू शैल बी टेकन टू बी नील। लेकिन in relation to shares or any other security received in the form of bonus issue before 1/4/2001 तो may be taken to be nil or fair market value as on 1/4/2001 at the option of the assessee। ठीक, तो ये हमें क्या क्या चीज़ क्लियर होगी, कहता है जी एक तो हमें ये क्लियर हो गया कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेना है हमें, 125 फेयर मार्केट वैल्यू। एक ये क्लियर हो गया इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना लेना है हमें, 125 फेयर मार्केट वैल्यू। और जी ये भी क्लियर हो गया कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है हमें, कहता है जी एक्चुअल दैट इज नील, एक्चुअल दैट इज नील। ठीक है, आ जाओ जी। ओरिजिनल शेयर्स के नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 2000। कहता है जी पर शेयर आपको एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या पड़ा, 50 रुपीज़ 50 पैसे इंक्लूडिंग द बाइंग एक्सपेंस, टोटल इतना हो गया। बोनस शेयर्स प्रायर टू 1 अप्रैल 2001 कहता है 200 मिले थे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, कहता है नील है जी, राइट। तो जो इस केस में हमने क्या कहा, 125 रुपये हमें लेना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जी इसको 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक ये 25,000 वही लिखा हुआ होगा इन्होंने, राइट। फिर जी बोनस शेयर्स जो कि आफ्टर 1/4/2001 मिले उस केस में हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही लेंगे एक्चुअल, तो वो नील है इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ। तो जी टोटल में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बाद में देखते हैं। चलिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कहता है जी देखिए 4400 शेयर सेल करे हैं कितने में,
कहता है जी 500 रुपये पर शेयर, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस भी किया है 10 रुपये का, तो कायदे से हाथ में कितने आएंगे 490। तो 490 रुपये के हिसाब से जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है दैट इज़ दिस वन। मैं कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहा हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये आ गई है, उसमें से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम लोग घटाएंगे। तो जी 2000 शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें फेयर मार्केट वैल्यू लेनी थी, ओरिजिनल शेयर्स की बात कर रहे हैं हम, तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी थी उसका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जी 2001 का तो 100 होता है, और नया जो 1920 का है वो मैंने आपको नोटिफाई करवाई दिया क्योंकि 1920 में सेल किए गए हैं। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारे पास ये आ गया है। फिर जी बोनस शेयर्स का, कौन से बोनस शेयर्स का, जो कि बिफोर 1/4/2001 लिए गए, सिर्फ उन्हीं का कंसिडर करना है। तो कहता है जी देखिए 200 शेयर्स है, 125 रुपीज़ फेयर मार्केट वैल्यू हम कंसिडर कर रहे हैं, अगेन सेम पैरामीटर CII से रिलेटेड। तो जी टोटल मिला के इतना हो गया। और कहता है जी जो आपने आफ्टर 1/4/2001 बोनस शेयर्स एक्वायर कर रहे हैं उसकी तो एक्विजिशन वैल्यू नील है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील है, तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो टोटल मिलाकर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इतना कंसिडर करेंगे जो कि इतना बैठा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपके सामने है ही, लेस करके हमारे पास कैपिटल गेन आ गया विच इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। आ जाइए जी, फिर ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, थर्ड इलिस्ट्रेशन दिया हुआ है। एम एंड सन्स HUF है, हैड परचेज्ड अ लैंड फॉर NRI 1,50,000, मतलब 1,50,000 रुपये की कोई लैंड परचेज करी इन 2002-3। In the previous year 2006-7 a partition takes place and the co-partner Mr. B, जो कि HUF का co-partner था, मेंबर था HUF का, उसको मतलब एक तरह से उसके हिस्से में ये प्लॉट आ गया जब पार्टीशन हुआ तो, राइट। तो गेट्स दिस प्लॉट, और उस वक्त जब ये हिस्सा बटा 2006-7 में, तब इसकी वैल्यूएशन की गई कि भाई ये प्लॉट की वैल्यू क्या है। तब देखा जी प्लॉट की वैल्यू कितनी है 2 लाख रुपीज़, जबकि खरीदा कितने का गया था 1,50,000 का। जब हिस्सा बटा तो वैल्यूएशन की गई तो 2 लाख रुपए प्लॉट की वैल्यू निकली, और वो बाहर की बाहर मिस्टर बी को दे दिया गया, ले भाई तेरे हिस्से का ये, ठीक है। इन प्रीवियस ईयर 7-8 ही इनकर्स एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,50,000। अच्छा 2 लाख का प्लॉट था और 2,50,000 रुपये उसने एक्सपेंस इनकर कर दिया टुवर्ड्स द फेंसिंग ऑफ द प्लॉट, ठीक है। चारों तरफ जो बाड़ लगाते हैं उसके ऊपर 2.5 लाख रुपए खर्चा कर दिया। मिस्टर बी ने फिर उस प्लॉट को बेच दिया 15 लाख का इन प्रीवियस ईयर 2019-20। तो वी आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। मिस्टर बी के हाथ में जो ये प्लॉट आया दैट इज ड्यू टू द पार्टीशन ऑफ HUF, ठीक। HUF का पार्टीशन हुआ और मिस्टर बी के हाथ में ये आया मुफ्त का हिस्से के तौर पे। तो उस केस में हमें क्या देखना है कि जिससे मिला है प्रीवियस ओनर ने उसे कितने में परचेज किया था, ठीक है। जिस वक्त मिस्टर बी के हाथ में आया उस वक्त कितने का था ये नहीं देखना भैया, प्रीवियस ओनर ने कितने का परचेज किया था। कहता है जी प्रीवियस ओनर ने तो 1,50,000 रुपये का, मतलब HUF ने तो 1,50,000 रुपये का परचेज किया था। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसकी क्या कंसीडर की जाएगी 1,50,000 रुपये, ठीक है जी। हाँ मिस्टर बी ने जो उसके ऊपर एक्सपेंस किया इम्प्रूवमेंट में कह लीजिए या फिर और कोई एक्सपेंस कह लीजिए, तो वो कितना किया 2.5 लाख रुपये। तो वो हम कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कंसीडर करेंगे 2.5 लाख रुपये जो मिस्टर बी ने अपनी जेब से खर्चा किया, ठीक है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हम ये 2 लाख नहीं कंसीडर करेंगे। मैं आपको प्रोविजन दिखा देता हूँ। cost to previous owner, where the capital asset became the property of assessee on any distribution of asset on the total या partial partition of HUF। तो उस केस के अंदर cost of acquisition of the asset shall be deemed to be the cost for which previous owner of the property acquired it। HUF ने कितने में acquire की थी वो consider करना है, as increased by the cost of improvement of the asset incurred या borne by the HUF या actual assessee।
तो HUF ने किया था इम्प्रूवमेंट, वो भी कंसिडर करते, मिस्टर बी ने किया वो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है जी। तो जी हमें क्या कंसिडर करना है, 1,50,000, ये 2 लाख तो वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन में है। ठीक, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,50,000 क्लियर है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट 2.5 लाख रुपए क्लियर है। अब जी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दे रखी है, कितने में बेचा प्लॉट, 15 लाख रुपए में, ये चीज़ भी हमारे पास क्लियर है। तो इंडेक्सेशन कर ले, लॉन्ग टर्म है। तो जी इंडेक्सेशन किया गया, सबसे पहले एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का इंडेक्सेशन किया गया, देखो यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 1,50,000, और कौन से ईयर में परचेज किया था, 2002-3 में, किसने, HUF ने, 2002-3 में किसने, HUF ने। 2002-3 के अंदर क्या थी वैल्यू जी, 105। फिर जी इम्प्रूवमेंट कौन से ईयर में किया था, 2007-8 में, 7-8 में वैल्यू क्या थी जी, 129। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को कंसीडर करके इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला गया है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाला गया है। ठीक है, 1,50,000 अपॉन में 105 इंटू में 289, तो ये आ गया हमारे पास। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 49 सब सेक्शन 1 के अंदर क्लियर कट कहा हुआ है कि अगर ड्यू टू पार्टीशन ऑफ HUF आपको कोई एसेट मिलती है तो भैया जो प्रीवियस ओनर को कॉस्ट पड़ी थी वो कॉस्ट कंसिडर की जाएगी, और इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पीरियड ऑफ होल्डिंग है वो भी प्रीवियस ओनर ने जब से होल्ड किया हुआ तब से कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो एक्विजिशन की इंडेक्सेशन कर ली, इम्प्रूवमेंट की इंडेक्सेशन कर ली, ये 15 लाख में से घटा दिया तो हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। तो ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ये मत सोचना बड़े लंबे चौड़े क्वेश्चन आएंगे। आ जाइए जी, इलिस्ट्रेशन 4 कहता है मिस्टर एक्स परचेजेज अ प्रॉपर्टी ऑफ 50,000 रुपीज़ ऑन 3rd में 1975, मतलब बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है। फॉलोइंग एक्सपेंस वर इंकर्ड बाय हिम, कहता है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर इन 1998-99 2.5 लाख रुपए खर्च किए। कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 फ्लोर्स, उस लैंड के ऊपर 2 फ्लोर कंस्ट्रक्ट किए। तो जी 2002-3 के अंदर 8 लाख रुपए खर्च किए। फिर जी दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन किया, कब, कहता है जी 2012-13 में दोबारा से कितने खर्च किए, 15 लाख रुपए। ठीक है, तो 3 बार बेसिकली कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ गई हमारे पास। अब जी फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 कितनी थी, कहता है 10 लाख। उसने प्रॉपर्टी सेल करी 9 सितंबर 2019, मतलब प्रीवियस ईयर 1920 में, कितने की, 80 लाख की, और सेल करने के नाम का उसने कॉस्ट भी इंकर करी, कितनी, कहता है जी 2.5 लाख रुपए। तो कैपिटल गेन हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो नेट सेल कंसिडरेशन दे रखी है, ये कितनी है, 80 लाख माइनस में 2.5 लाख, तो कितनी हो गई जी, 77,50,000। ठीक है, उसके अलावा फिर जी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमें देखनी है। अब देखिए क्योंकि प्रॉपर्टी ली गई थी 1 अप्रैल 2001 से पहले, तो उस केस में ऑप्शन होती है हमारे पास कि हम एक्चुअल कॉस्ट भी कंसीडर कर सकते हैं या फिर फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 भी कंसीडर कर सकते हैं। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से तो बट ऑब्वियस सी बात है फेयर मार्केट वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, तो हम 10 लाख कंसीडर करेंगे। तो जी 10 लाख, और 10 लाख कब की, 1 अप्रैल 2001 बेस ईयर है, तो जी CII बेस ईयर में 100, और बेची कब गई है, 2019-20, तो CII 2019-20 का 289, तो हमारे पास इजीली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई। ठीक, अब जी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, पहला ये वाला देखे केस, कहता है जी जो भी इम्प्रूवमेंट कराई जाती है बिफोर 1 अप्रैल 2001 उस इम्प्रूवमेंट की कोई कॉस्ट कंसीडर नहीं की जाती, चाहे एक्चुअल में आपकी जेब से पैसा गया हो, कॉस्ट ही कंसीडर नहीं की जाती। तो इंडेक्सेशन तो बहुत दूर की बात है, और ये प्रोविज़न मैंने हाईलाइट करके आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में मैंने प्रोविज़न हाईलाइट किया था, अलग से नीचे लिखा भी था, दस एनी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट डन बिफोर 1/4/2001 शैल बी कम्प्लीटली इग्नोर्ड इन एवरी केस, खत्म बात। ठीक,
तो मतलब इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे? कहता है नहीं जी, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब बात आती है जो 2002-03 में 8 लाख रुपए खर्च हुए, कहता है इसको कंसीडर करेंगे और इंडेक्सेशन भी करेंगे, कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। तो जी 8 लाख रुपए और 2002-03 का जो कॉस्ट ऑफ CII है वो है 105, तो आराम से आ जाएगा। इसी तरह इसे कंसिडर करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। तो 15 लाख रुपए और 2012-13 का CII पाएगा 200, चेक कर लीजिएगा। तो आराम से हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। तो जी नेट सेल कंसिडरेशन में से इन सबको माइनस करेंगे, हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। खत्म बात। ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे स्टार्ट करेंगे, नोट से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट तक। तो इसके आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए, टेक केयर।